हो रहा है, एन एवरेज से कितना महँगा होता है? कुछ भी महँगा नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। फार्मर को कोई भी नई प्रैक्टिस फ़ॉलो नहीं करनी पड़ती। जैसे वो अपना खाना उगाते हैं, जैसे अपना वो दूसरे बीज उगाते हैं, सेम प्राइस पे बीज मिलता है उनको और कोई नई चीज़ उनको उसमें बट करनी। बीज, नॉर्मल बीज और बायो फोर्टिफाइड बीज तो डिफरेंस होगा ना? वो तो वैरायटी है एक तरह की। बट महँगे पैसे नहीं, वो महँगे नहीं है, वो सेम प्राइस पे है। तो फिर कौन इसका कॉस्ट भर रहा है? इसका कॉस्ट तो भरा जा चुका है। ये इस खाने का बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। ये इस बायोफोर्टिफिकेशन में ऑलरेडी $500 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं। इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ। 90s में एक इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर हॉवर्थ बुइस। ओके। स्टैनफोर्ड के पास आउट थे। उनको एक आइडिया आया, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको एक ही आइडिया आया कि हम लोग हर साल इतना पैसा सप्लीमेंटेशन पे खर्च कर रहे हैं और फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे कर रहे हैं। लोग तो राइस और व्हीट ही खा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी में न्यूट्रिशन बिल्ड कर दें। तो ये एक आइडिया था उनका 90s में। तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई ऐसा आइडिया लेके आते, तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन मतलब कैलोरीज माना जाता था। तो जब आप एक ऐसा आइडिया लेके आओगे तो पहले पुशबैक आता है। तो काफ़ी जगह पे गए, लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर चलिए उन्होंने काफ़ी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ बातचीत की, तो सोल्यूशन निकला कि हाँ ये पॉसिबल है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई फंडिंग की। अब इसको फंड कौन करेगा? थ्योरी तो पॉसिबल है, लेकिन फंड कहाँ से होगा? तो उसके लिए फिर उन्होंने एग्रीकल्चर वालों के पास जाते थे, वो बोलते थे ये तो न्यूट्रिशन वालों का काम है। न्यूट्रिशन वालों के पास जाते थे, बोलते थे एग्रीकल्चर वाले करेंगे। जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही गॉट द फंडिंग, उन्होंने काफ़ी काम किया। एंड फिर 93 में एक चैलेंज प्रोग्राम ऐसे सेटअप किया गया बायोफोर्टिफिकेशन के ऊपर। 10 साल तक वो प्रोग्राम चला। 2003 में वो प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया कि उसे एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना पड़ा, हार्वेस्ट प्लस। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ हार्वेस्ट प्लस। और उनके काम के लिए फिर उन्हें 2016 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला, जो कि नोबेल प्राइज़ का फूड इक्विवेलेंट है। 2016 में देन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी उन्हें फेलिसिटेट किया इंडिया में बुला के। तो इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। 30 साल का काम इस पे हो चुका है। उस जर्नी में एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जब हम ये काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसका एविडेंस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट करना पड़ेगा। तो एक और जो अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि 15 साल का एविडेंस क्रिएट किया गया, जिसमें आपने कॉर्नेल, यूसी डेविस, जॉन हॉपकिंस, जो जितने रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, और रिसर्च का जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, आरसीटीज बोलते हैं उसे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, वो किए गए। 20 से ज़्यादा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किए गए। उन सब में 3 चीज़ प्रूव की गई। पहला पॉइंट ये था कि एक्चुअली में जिंक और आयरन बढ़ रहा है कि नहीं इन क्रॉप्स में। दूसरा ये था, बढ़ रहा है तो वो बायो अवेलेबल है कि नहीं, बॉडी उसको ले पाएगी कि नहीं। तीसरा ये था कि इसका अगर वो अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। तो ये जो 20 साल का एविडेंस जनरेट किया गया, उससे रीसाउंडिंग यस आंसर निकल के आया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन है और ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई, इंडिया में भी काफ़ी हुई हैं। इंडिया में महाराष्ट्र में आयरन रिच बाजरा के ऊपर बच्चों को खिलाया गया, तो उनकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो 64% तक रिवर्स होनी शुरू हुई। इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 मंथ्स। एंड फिर ऐसे ही दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक जिंक वीट के ऊपर एक स्टडी की गई। आई थिंक 2 बार उनको जिंक वीट खिलाया जाता था। 3 to 6 मंथ्स का स्टडी था। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट टाइम। एंड उसमें उनके निमोनिया डेज 17% तक कम हो गए।